नमस्कार बच्चों। तो क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 साइंस, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। देखो, इस चैप्टर को करने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने कहीं भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा, घर में, ऑनलाइन क्लासेस में या स्कूल में, कहीं भी पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप साइंस में ज़रा भी इंटरेस्टेड हो तो ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें हैं इसके अंदर जो मिलने वाली हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, इसकी गारंटी मेरे पास है। ठीक है, चलो, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो हमारा चैप्टर है सेकंड, इससे पहले हमें फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिकली जो सारा बता रखा है पदार्थ के बारे में, पदार्थ होता क्या है वो सब बता रखा है उसमें। अब क्योंकि जो 2020 और 21 वाला सेशन है उसके अंदर ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया, तो थोड़ी बहुत बेसिक बातें जो होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं यहाँ आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा पदार्थ होता है ये क्या चीज़ होती है। हमें चैप्टर का नाम हमने चैप्टर का नाम पढ़ लिया, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब ये पदार्थ क्या चीज़ है यार, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो, पदार्थ जो होता है ना, कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ी सी भी जगह घेरती है और उसके पास अपना एक द्रव्यमान होता है। अब ये द्रव्यमान क्या चीज़ है, देखो आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी एक पदार्थ है, ठीक है, कोई भी एक पदार्थ, कोई भी चीज़, एनीथिंग, जो दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है और इन्हीं कणों को हम परमाणु, या फिर नॉर्मल जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में इन परमाणुओं को कण बोला गया है, छोटे छोटे कण। ठीक है, थर्ड चैप्टर में जब हम आते हैं तो इन्हीं कणों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, आपकी जो साइंस है ना यार, वो बिल्कुल एक सीरीज़ में दे रखी है। पहले 2 चैप्टर के अंदर आप कणों के बारे में पढ़ोगे, फिर कणों के बाद थर्ड और फोर्थ चैप्टर में वही जो कण होते हैं वो कण होते क्या हैं एक्चुअल में वो पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखो, जो पहला चैप्टर है उसके अंदर पदार्थ एक ऐसी वस्तु है, या दुनिया के अंदर कोई भी एक ऐसी वस्तु है जो छोटे छोटे कणों को मिलाकर बनती है। ठीक है, ये बात पहली क्लियर हुई। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, पदार्थ को हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा भी स्थान घेरे, यानी कि थोड़ी सी भी जगह घेरे। ठीक है, जिसके पास अपना आयतन, जिसे वॉल्यूम कहा जाता है। बेसिकली जो आयतन होता है वो कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है वही होता है। ठीक है, मतलब हम बताते हैं कि किसी चीज़ ने कितनी जगह घेरी। जैसे मैं हूँ तो मैं कितनी जगह घेर रहा हूँ इस पूरे रूम के अंदर, ये क्या होगा, ये मेरा आयतन होगा। ठीक है, वॉल्यूम होगा। क्लियर है। तो अब जो पदार्थ होते हैं इनके अंदर कणों की जो संख्या होती है, अगर हम उसे माप लें, यानी कि उसे अगर हम मेजर कर लें, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि द्रव्यमान होता क्या है। मैंने आपको बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों की संख्या को अगर हम माप लें, उसको मेजर कर लें कि हमारे अंदर कितने कण हैं, ठीक है, और उसको किलोग्राम में ले आएँ, तो उसे हम बोलते हैं पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो हमेशा किलोग्राम होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास थोड़ा सा द्रव्यमान हो और वो थोड़ी सी जगह घेरे, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब पदार्थ के ना कुछ गुण होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं ना, कण, इन्हें अभिलाक्षिक गुण बोला जाता है। ठीक है, तो पदार्थ के जो कण होते हैं ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। इनके बीच में कुछ अंतर परमाणुक बल होते हैं। कौन से बल? अंतर परमाणुक बल बोलेंगे आप इसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंग्लिश में बोला जाता है। तो अंतर परमाणुक बल, यानी कि जैसे मान लो जैसे ये एक शीट है, कोई भी एक शीट है, तो इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे कण जो होंगे ना वो इस तरीके से जुड़े होंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो कण होते हैं, जैसे ये कण हो गया और दूसरा कण यहाँ हो गया, तो इनके बीच में ना एक बल लगता है, इनके बीच में एक बल लगता है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े होते हैं। ये वाला इसको खींचता है, ये वाला इसको खींचता है। ये कण है, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला कण इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा। तो इनके बीच में कुछ अंतर परमाणुक बल कार्य करते हैं। इसी के कारण पदार्थ की अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग अवस्थाएं, समझते हो ना, जो हमारा ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठोस के अंदर ये वाले जो बल होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। इनके अंदर जो गैप होता है बीच में, अब देखो पदार्थ का दूसरा अभिलाक्षिक गुण ये होता है कि पदार्थ के कणों के बीच ना रिक्त स्थान मौजूद होते हैं। रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह। ठीक है, तो आप समझते ही होंगे, खाली जगह मौजूद होती है इनके अंदर। तो जो गैस के कण होते हैं, ये तो जैसे ही मैंने ये वाला जो डायग्राम बनाया है ठोस के लिए था। ठोस के अंदर आप ऐसे कह लो कि जो कण होते हैं ना बिल्कुल आपस में चिपके होते हैं, बिल्कुल चिपके होते हैं, बिल्कुल टाइटली। ठीक है, इनको आप दूर नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हो लेकिन उससे अवस्था बदल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ठोस में जो कण होते हैं वो बिल्कुल आपस में बहुत टाइटली चिपके हुए होते हैं। इनके बीच में अंतर परमाणु बल जिसकी मैंने बात करी वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा। ध्यान रखना, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर है सारा।
लेकिन हमारे सिलेबस से 2021 वाले सेशन से कट चुका है। वैसे मैं फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना के डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इस चैप्टर के लिए आना चाहिए तो बता रहा हूँ। तो ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो सबसे ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। द्रवों के अंदर इनका जो गैप होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। द्रव जो होते हैं उनके अंदर पदार्थ के जो कण होते हैं वो थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, थोड़े से दूर दूर, और गैसेस के अंदर बहुत दूर दूर हो जाते हैं। गैस इसीलिए हर जगह फैली होती है, गैस इसीलिए हमें दिखाई भी नहीं पड़ती है, ठीक है, समझ में आया ना आपको। तो गैस के अंदर जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं, लेकिन जो द्रव होते हैं उनके अंदर कण थोड़े पास पास होते हैं, और ठोस के अंदर तो बिल्कुल ही चिपके होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और रह गई, एक लास्ट गुण और रह गया कि जो पदार्थ के गण होते हैं ना, जो कण होते हैं, सॉरी, पदार्थ के जो कण होते हैं ये हमेशा गति करते रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं, यानी कि हमेशा मूवमेंट चलती रहती है इनकी। ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इनको गति करने की जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है, ठीक है। गति करने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ये गतिज ऊर्जा कहाँ से आती है, ये गतिज ऊर्जा ये लोग अपने आसपास की जगह से लेते हैं। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, जैसे बर्फ का अगर मैं आपको पिघलना बताऊं तो होता क्या होगा बर्फ के पिघलने में। अब देखो जो बर्फ है वो ठोस है तो उसके कण बिल्कुल पास पास लगे होंगे, ठीक है, बिल्कुल पास पास लगे होंगे। अब अगर हमने इसके बाहर मान लो तापमान बढ़ा दिया तो तापमान बढ़ने से ये जो कण होंगे ना इनको ऊर्जा मिलने लग जाएगी। ये जो कण होते हैं ये अपने बाहर वाली जो तापमान की जो ऊर्जा होती है, मतलब तापमान बढ़ाओगे तो ऊर्जा मतलब ये ऊर्जा को अपने अंदर सोखने लग जाते हैं, और जैसे ये ऊर्जा को सोखते हैं ये एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस वजह से ये एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, जैसे ही जिनके बीच का जो गैप होता है वो बढ़ता रहता है, वैसे 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 ये ठोस अवस्था से गैस अवस्था की ओर चलने लगते हैं। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बेसिक बातें थी हमारी जो हमें इस चैप्टर के लिए करनी थी, ठीक है। चलो अब अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पदार्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पदार्थ होता क्या है एक्चुअल में, पदार्थ कोई भी ऐसी चीज होती है जिसका कोई द्रव्यमान होता है और वो थोड़ी सी भी जगह घेरता है। अब पदार्थ जो है हमारे वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, हमेशा दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। मैंने फ्लो चार्ट इसलिए बना के रखा हुआ है ताकि आपको समझाने में और आसानी हो जाए, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसके अंदर यौगिक मिश्रण का वो दे रखा है, तो ये अलग अलग हमें समझ में नहीं आते कि होते क्या है, ठीक है। चलो, तो यौगिक तो हमने थर्ड चैप्टर में भी करा है वैसे, तो थर्ड चैप्टर के हिसाब से भी आपको आता ही होगा। देखो, तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं, देखो केमिस्ट्री के अंदर शुद्ध का मतलब होता है आपका जो चीज केवल एक ही तरीके के परमाणुओं से बनी हो उसे हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जो चीज केवल एक ही तरीके के कणों से या एक ही तरीके के परमाणुओं से बनी हो उसे हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जैसे होता है ना शुद्ध घी, तो घी कोई शुद्ध पदार्थ नहीं है केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। शुद्ध घी का मतलब है कि उसके अंदर कोई फालतू के केमिकल नहीं डाल रखे हैं, है ना। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बना हो, ठीक है, उसे हम शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दूं तो एग्जांपल के लिए आप सिर्फ हाइड्रोजन ले लो, सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे आप एक कंटेनर ले लो, ठीक है, आपने एक बॉक्स ले लिया, इसके अंदर आपने हाइड्रोजन गैस भर दी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर अगर आप हाथ डालोगे तो आपको कोई दूसरा तत्व मिल जाएगा यहाँ से? क्या आपको हाइड्रोजन के भरे हुए डब्बे में से कार्बन का कोई मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हो या एक ही प्रकार के तत्वों कणों से बने हो, ठीक है। तो अब ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं दो तरीके के होते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं तत्व, दूसरे वाले को हम बोलते हैं यौगिक। अब देखो तत्व और यौगिक क्या है, देखो तत्व और यौगिक ध्यान से समझना। तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसको हम, या ऐसे कह लो कि जिसके अंदर से हम कोई भी दूसरे परमाणु को नहीं निकाल सकते। ये केवल और केवल एक ही तत्व के, मतलब एक ही परमाणु से बना होता है, केवल और केवल। जैसे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन गैस देखेंगे तो हाइड्रोजन जो गैस होगी, क्या आप इस हाइड्रोजन गैस के अंदर से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर हम इसको सिंगल ऐसे करके सिर्फ H बोलें तो क्या आप इसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तत्व कुछ ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से हम कोई भी दूसरी चीज नहीं निकाल सकते, या जिनको और छोटी छोटी चीजों के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, उसे हम तत्व कहेंगे, समझे, ठीक है। तत्व कुछ ऐसे पदार्थ जिनको हम किसी भी चीज की वजह से और छोटे छोटे कणों के अंदर नहीं तोड़ सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक तत्वों से मिलकर बनने वाले पदार्थ होते हैं। बहुत सारे तत्व जुड़ते हैं तो एक यौगिक बनता है, ठीक है, बहुत सारे तत्व जुड़ते हैं तो एक यौगिक बनता है। लाइक जैसे एग्जांपल दे दूं इसका तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक यौगिक है, ठीक है। जो जल है हमारा, जल, ये जो जल है ये क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो शुद्ध पदार्थ में आया ही नहीं, इसमें तो दो तरीके के वो मिल गए, है ना। मैंने आपको क्या बताया? शुद्ध पदार्थ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो केवल और केवल एक ही प्रकार के कणों से बना हो, कण,
ठीक है। अब ये कण परमाणु भी हो सकते हैं, इस तरीके का भी हो सकता है, और ये कण यौगिक भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया जल जो है, अब आपने जल लिया किसी भी एक ग्लास के अंदर या किसी भी एक चीज़ के अंदर आपने जल ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस जल के अंदर से क्या आप कोई दूसरा परमाणु निकाल पाओगे, या कोई दूसरा, ऐसे समझ लो कोई दूसरा अणु निकाल पाओगे? अणु समझते हो ना, अणु समझते हो ना, इसको एक ग्रुप, जो परमाणुओं का जो ग्रुप होता है उसे हम अणु बोलते हैं। तो जल भरा हुआ है इसके अंदर, तो जल के अंदर से आप नमक तो निकाल नहीं सकते पानी के अंदर, ठीक है। जो आपका प्योर वाटर अगर इसके अंदर भरा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध है पानी, ठीक है, उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी नहीं है समझो, तो उसके अंदर से आपको सारे ही कण ये मिलेंगे। तो ये जल भी तो एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ है। सभी के सभी कण किसके हैं? सभी के सभी कण H2O के ही तो हैं, समझ में आ रहा है ना। अब जो हमारे एनवायरनमेंट में गैस है, अब ये जो गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है दुनिया के अंदर, वो सब इसी फॉर्मूला में तो होगी, यानी कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी दुनिया में, वो इसी कण से मिलकर बनी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा एक कण है, ठीक है, ध्यान रखना, ये पूरा एक क्या है, कण है, और ये पूरा एक जल का कण है, समझे। तो जल के जो मतलब जल के, आप कहीं से भी जल ले लो, कहीं से भी, इंडिया में ले लो, अमेरिका में ले लो, चाइना में, कहीं भी ले लो जल, सबके अंदर H2O ही होगा, ठीक है, सबके अंदर H2O ही होगा। जल जो होता है वो पूरा कौन से कणों से बना होता है? आप बोलोगे जल के अणु। अणु का मतलब समझते हो ना, अणु तो मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रुप ऑफ जो परमाणु होते हैं उनका ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो जो जल होगा वो सिर्फ H2O से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ, जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बने हों। अब ये कण तत्व भी हो सकते हैं, यानी कि सिंगल भी हो सकता है, जैसे इस तरीके से हाइड्रोजन भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, और ऐसे दो या दो से ज़्यादा तत्व जुड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई दूसरा नहीं आएगा, ध्यान रखना, कोई दूसरा नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे मान लो मैंने जल के अंदर नमक लिया, अब ये जल जो था वो पहले H2O था, मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। नमक क्या होता है? NaCl होता है, जो हमारा घर में नमक होता है वो ये वाला होता है NaCl। अब इसके अंदर मैंने ये डाल दिया, तो अब ये शुद्ध पदार्थ नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि भाई ये जो अब सोल्यूशन हो गया ना, इसके अंदर दो तरीके के कण आ गए, एक तो नमक के कण आ गए, एक जल के कण आ गए, तो ये होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। समझ में आया होगा आपको मेरे हिसाब से, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ क्या? जो केवल और केवल एक ही प्रकार के कणों से बना हो। कण तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। अगर आपने इसमें कोई दूसरी वस्तु के कण मिला दिए तो ये अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा, और ऐसे अशुद्ध पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मिश्रण। क्लियर है यहाँ तक? अब जो आपका जो ये वाली जो वीडियो होने वाली है, ये पूरी की पूरी इसके ऊपर बेस्ड होने वाली है। यहाँ तक तत्व, धातु, उपधातु और अधातु, ये सब हम पढ़ेंगे, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो लगता है, आपको लगता है पता नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है, ठीक है। देखो, तो हमारा जो तत्व होता है ये केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यौगिक दो या दो से ज़्यादा तत्वों के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तत्व जो होता है वो केवल एक ही प्रकार के परमाणु, और यौगिक जो होता है इसमें दो या दो से ज़्यादा तत्वों के परमाणु जुड़े होते हैं, ठीक है। धातु, उपधातु और अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। रासायनिक गुण तो आपको 10th क्लास में जाके पढ़ने हैं। तो अभी आप यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम अपना तत्व वाला जो पूरा टॉपिक है इसको आज डिस्कस करते हैं। तो अब ये तत्व क्या होते हैं? देखो, तत्व ना कोई भी एक ऐसा पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये चीज़ शुद्ध पदार्थ में भी हमने बोली थी, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। मैंने वहाँ पर बोला था कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं हमारे, वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, कण। अब ये कण जो है ये परमाणु भी हो सकते हैं और ये कण अणु भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कण परमाणु भी हो सकते हैं और ये कण जो होते हैं वो हमारे अणु भी हो सकते हैं। अणु का मतलब क्या होता है? जो दो या दो से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उन्हें हम अणु बोलते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो कण जो मतलब जो हमारा पदार्थ होता है, जो शुद्ध पदार्थ होता है, उसके अंदर एक ही प्रकार के कण होते हैं, या तो वो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, या तो वो केवल एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होगा, ठीक है। जैसे जो कण है, जैसे अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ में हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी ले सकते हैं, और शुद्ध पदार्थ के लिए हम यहाँ पर जल भी ले सकते हैं। लेकिन जो तत्व होता है, तत्व केवल एक ऐसी चीज होती है जो केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनती है। इसके अंदर अणु का कोई काम नहीं होता, ध्यान रखना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये किससे मिलकर बनती है? एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे हाइड्रोजन गैस, अब इसके अगर आप हाइड्रोजन गैस को तोड़ोगे तो आपको सारे ही परमाणु हाइड्रोजन गैस के मिलेंगे, समझ में आया? तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस तत्व नहीं है, हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्योंकि H2 होता है, हाइड्रोजन गैस H2 होता है, इसे भी हम अणु ही बोलेंगे वैसे तो, ग्रुप ऑफ एटम है क्योंकि दो से ज्यादा एटम है। अगर मैं यहां से 2 हटा दूं, अब मैं इसको तत्व बोलूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो इसके अंदर जितने भी मुझे छोटे छोटे कण मिलेंगे ना, ये वाले जो कण मिलेंगे, ये सब कैसे होंगे? ये सब परमाणु होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो
इसको तोड़ने पर मुझे एक हाइड्रोजन भी मिलेगा और एक ऑक्सीजन भी मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्व कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम और ज्यादा छोटे छोटे या साधारण पदार्थों के अंदर नहीं तोड़ सकते, ठीक है। या ऐसे कह लो, तत्व कुछ ऐसी चीजें होती हैं या तत्व कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो, ठीक है। जो दो या दो से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम यौगिक बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई होगी आपको? तत्व क्या होता है समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला? शुद्ध पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब ये कण परमाणु या अणु दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये कण परमाणु या अणु दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बात करनी है परमाणुओं की। जो चीजें केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक लोहे की शीट है, ये लोहे की शीट हो गई मेरे पास, ठीक है। आयरन बोल लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो सब किसके होंगे? लोहे के ही तो होंगे, ठीक है। तो ये केवल और केवल लोहे के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा तत्व, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे साधारण रूप होता है ये किसी भी पदार्थ का। तत्व सबसे साधारण रूप होता है किसी भी पदार्थ का, ठीक है। अब ये जो था इसको हमने तत्व क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई देखो, इसके अंदर से मुझे किसी दूसरे तत्व का वो मिल रहा है, एक तो हाइड्रोजन मिल गया, एक दूसरा ऑक्सीजन मिल गया, दो अलग अलग तरीके के पदार्थ मिल रहे हैं। और मैंने क्या बोला? तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, लेकिन यहां तो दो अलग अलग प्रकार के परमाणु मिल गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम यौगिक बोलेंगे। बात समझ में आई है आपको? तत्व क्या होते हैं? तत्व वो चीजें होती हैं जो केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। इतनी एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से तो यहां तक काफी है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो सोना, जैसे सोने का कोई भी वो होता है, तो सोना जो होगा उसके अंदर आपको हाइड्रोजन तो मिलेगा नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको कार्बन का परमाणु नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, केवल और केवल किसके परमाणु मिलेंगे? सोने के ही मिलेंगे ना। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? ऐसी चीज को हम बोलेंगे तत्व, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे देखो, अगर मान लो आपके पास जैसे मैं बोलूँ आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है? देखो, कार्बन भी मिल सकता है, ऑक्सीजन भी मिल सकता है। तो ये एक तत्व नहीं है, ये क्या है? ये एक यौगिक है। समझ में आया आपको? तत्व क्या होते हैं? मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। इतनी एक्सप्लेनेशन इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब जो छोटी मोटी बेसिक बातें हैं वो कर लेते हैं। दुनिया के अंदर देखो, अभी तक जो तत्व हैं वो 118 तत्व पाए गए हैं, अभी तक 118, जिसमें से जो 94 हैं वो हमें नेचर से मिले हैं, यानी कि प्रकृति से मिले हैं, और बाकी के जो 24 बच जाते हैं वो साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करे हैं, ठीक है। केमिकली, आर्टिफिशियली भी आप बोल सकते हो कि ये हमने मतलब कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी के अंदर बनाए हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो 118 में से 94 ऐसे हैं जो क्या मिलते हैं हमें, मतलब जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो एक या एक से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो एक या एक से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बनी हुई है। जैसे अगर हमारा शरीर ले लो, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था ना आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, तो यहाँ पर सुन लो। जो हमारा शरीर होता है, जो हमारा शरीर, इसके अंदर 65% ऑक्सीजन होती है, 65% ऑक्सीजन होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, 65%। उसके बाद इसके अंदर 10% हाइड्रोजन होती है। अगर आप देखोगे तो हमारे शरीर के अंदर 10% हाइड्रोजन है, 10%। 12% हमारे 18% हमारी बॉडी के अंदर कार्बन होता है, 18%, ठीक है। 18% हमारी बॉडी के अंदर कार्बन होता है, ठीक है। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? 18% हमारी बॉडी के अंदर जो अगर आप देखोगे तो आपको कार्बन मिलेगा, 18%, ठीक है। 2% आपको कैल्शियम मिल जाएगा, ठीक है, 2% कैल्शियम होगा, लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है। और क्या बच गया? नाइट्रोजन लिख लेते हैं। 3% जो होती है हमारी बॉडी के अंदर वो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। चेक कर लेना, पूरा 100 मिल गया, हो गया बना के, ठीक है। ये 75 और ये हो गया आपका 93 और 5 98 हो रहा है। 2%, बाकी के जो 2% बच जाते हैं उसके अंदर आपके जो दूसरे तत्व होते हैं वो हो जाते हैं, अदर एलिमेंट्स में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके लिए एक नई चीज़ होगी कि हमारी बॉडी के अंदर देखो कितने प्रकार के तत्व होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 65%, 65% ऑक्सीजन होती है, 10% हाइड्रोजन होती है और 18% कार्बन, बाकी सारी चीज़ें ये सब हैं, ठीक है। तो तत्व जो है वो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब जो तत्व होते हैं इनको अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग तत्वों को, हर एक अलग अलग तत्व को एक अलग अलग चिन्ह से दर्शाया जाता है, ठीक है। मतलब अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग प्रकार के जो सिंबल्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के चिन्ह हम यूज़ करते हैं। जैसे जो कार्बन है, कार्बन को दर्शाने के लिए हम C यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को दर्शाने के लिए हम O यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए हम H यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जैसे नाइट्रोजन हमने लिखा तो नाइट्रोजन के लिए N होता है, कैल्शियम के लिए हम लिखते हैं Ca। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी तत्व हैं ना, जितने भी तत्व
118 तत्व जो पाए जाते हैं इनको अलग अलग चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये सब आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि ये सब कहाँ से आए, कैसे किस किसने दर्शाया था और ये सिंबल्स कहाँ से आते हैं। वैसे 3rd चैप्टर में भी है ना, जो डाल्टन ने जो दिखाए थे कुछ तत्व, उसने इस तरीके से बनाया था, एक ये बनाया था ऐसे करके ये, ठीक है, इस प्रकार से बनाए थे ना। तो काफ़ी सारे जो तत्व हैं इनके लिए अलग अलग तरीके के चिन्ह होते हैं। अब देखो ये जो तत्व है ना, ये तत्व इनकी अवस्था जो होती है, जो भौतिक अवस्था जिसे हम बोलते हैं, जैसे ठोस, द्रव या गैस। ठीक है, तो आप एक और नई चीज़ यहाँ पर देखो कि 118 के अंदर से केवल 11 ऐसे तत्व होते हैं, 11 ऐसे तत्व होते हैं जो हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस के रूप में मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस के रूप में मिलते हैं। 118 में से केवल 11 ऐसे होते हैं जो हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे किसके रूप में मिलते हैं, गैस के रूप में मिलते हैं। जैसे आपका आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सब गैसेज होती हैं। ठीक है, सब गैसेज होती हैं। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मत बोल देना, कार्बन डाइऑक्साइड तत्व नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तत्व नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक यौगिक है। क्यों यौगिक है भाई, क्योंकि इसके अंदर से हम दो अलग अलग तरीके की चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, कार्बन अलग निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन अलग निकाल सकते हैं। तत्वों के भौतिक गुण और तत्वों के रासायनिक गुण समान रहते हैं, ध्यान रखना, ये मैं आपको यहाँ पर भी बता चुका हूँ। ठीक है, जितने भी इसके अंदर परमाणु होंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आयरन के लिए बोला था, तो जो लोहा होगा हमारे अंदर, लोहे के जितने भी परमाणु आप लोगे ना, लोहे के जितने भी परमाणुओं के अंदर उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उनका शेप, साइज, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ समान रहता है, ध्यान रखना। एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, एक तत्व के जितने भी परमाणु वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। मेरे साथ बोलो, एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, हर तरीके से एक जैसे होंगे, हर प्रकार से। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन का अलग होगा, ऑक्सीजन की जो गुण है वो अलग होंगे, कार्बन के अलग होंगे, नाइट्रोजन के अलग होंगे, इस तरीके से ध्यान रखना ये बातें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था नई चीज़ें कि हमारे 118 के अंदर से केवल 11 ऐसे हैं जो गैस के रूप में मिलते हैं। ठीक है, 2 ऐसे हैं जो कमरे के तापमान, जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है हमारा मरकरी, ठीक है, और एक होता है हमारा ब्रोमीन। ठीक है, मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg, जिसे हम Hg से शो करते हैं, और ब्रोमीन जिसे हम Br से शो करते हैं। इसके अंदर तो बहुत सारे आते हैं यार, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और आपका क्या नाम, आर्गन हो गया और हीलियम हो गया, ये सब जो होते हैं ये सब गैसेस के रूप में मिलते हैं। समझ गए ना। तो बेसिकली ध्यान रखना, 118 में से कमरे के तापमान पर 11 ऐसे होते हैं। ये जाके आप अपने टीचर को बता सकते हो, अगर पूछे कोई, ठीक है, तो बता सकते हो कि कमरे के तापमान पर 11 ऐसे तत्व होते हैं जो गैस के रूप में मिलते हैं। केवल 2 ही ऐसे तत्व हैं जो किसके रूप में मिलते हैं, द्रव के रूप में मिलते हैं, और बाकी जितने भी बचे वो सब ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया है आपको तत्व के बारे में सब कुछ। दोबारा बात कर लेते हैं तत्व की। तत्व एक ऐसा पदार्थ जिसको हम और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, और ज़्यादा साधारण रूप में उसको नहीं बदल सकते, या ऐसे कह लो कि जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु, कण नहीं, परमाणु, कण के लिए क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बना हो। कण परमाणु भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, यौगिक या अणु भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ध्यान रखना, कण परमाणु भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। क्लियर है। तत्व क्या होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो। डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट कर लेना, इसको जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला। तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, जैसे हमने ये तत्व लिया, ये लोहा लिया, तो लोहे के अंदर जितने भी परमाणु होंगे सबके भौतिक, रासायनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उनका शेप, उनका साइज, सब कुछ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आकार उनका जो भी होगा सब कुछ समान रहेगा। मतलब ये एक तत्व के परमाणु कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, ध्यान रखना। कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होंगी, ऑक्सीजन की अलग होंगी। ठीक है, कार्बन के गुण अलग, ऑक्सीजन के गुण अलग, कैल्शियम के गुण अलग। समझ गए ना। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। 118 में से 11 गैस मिलते हैं कमरे के तापमान पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे 11 गैस के रूप में पाए जाते हैं। 2 ऐसे हैं जो किसके रूप में पाए जाते हैं, द्रव के रूप में, और बाकी ठोस अवस्था में। ठीक है, 2 कौन कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। कौन सा ऐसा तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है, तो मरकरी और ब्रोमीन, आप दोनों में से कोई भी लिख दोगे, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ये हमारा जो जितना भी था तत्व को लेकर वो सब खत्म हुआ। अब यहाँ से हम अगला जो टॉपिक करेंगे अपना, वो धातु, उपधातु और अधातुओं को लेकर करते हैं। तो आ जाते हैं धातु एवं अधातुओं के ऊपर। अब देखो, इनके सारे भौतिक गुण मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है,
अब इनमें से आघात वर्ध्यता होता है यार, ये मैंने देखो गलत लिख रखा है, आघात वर्ध्यता होता है, ठीक है। अब देखो इनके अंदर से धातुएं क्या करती हैं और अधातुएं क्या करती हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे धातुओं की, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे धातुओं की। तो आघात वर्ध्यता क्या होती है? देखो आघात वर्ध्यता सबसे पहले तो एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण आप किसी भी धातु को एक बहुत भारी चीज से पीट कर या मार कर उसे बहुत पतला कर सकते हो, ठीक है। जैसे लोहा जो होता है, लोहे के ऊपर अगर आप हथौड़ी मारोगे तो हथौड़ी मारते मारते एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, है ना। तो ये किस गुण की वजह से होता है? किस गुण की वजह से होता है? आघात वर्ध्यता की वजह से। तो आघात वर्ध्यता किसी भी धातु का एक ऐसा गुण है जिसके कारण इसे किसी भारी वस्तु से मार कर या पीट कर पतली पतली चादरों में बनाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है ना? ये मैंने इसकी डेफिनेशन बोल दी, आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत तेज़ पढ़ाते हो, तो यार आप 0.75 की स्पीड पे देख लिया करो वीडियो, या 0.5 की स्पीड पे देख लिया करो। क्या करूँ अब यार, स्पीड ही नेचुरल स्पीड ही ऐसी है, ठीक है। तो चलो, आघात वर्ध्यता मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा गुण जिसके कारण किसी भी धातु को हम पीट कर पतली पतली चादरों में बना सकते हैं, ठीक है, या बदल सकते हैं, उसे हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो धातु जो होते हैं बिल्कुल आघात वर्धे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। धातु हमेशा आघात वर्धे होते हैं, यानी कि हम इनको पीट कर छोटी छोटी चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी ना, जिसमें आप टिफिन लेके जाते होगे, तो एल्यूमिनियम फॉइल क्यों बनाई जाती है, ठीक है, मतलब जो फॉइल है वो एल्यूमिनियम से ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है, और एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, सोना और चांदी और एल्यूमिनियम, ये तीनों सबसे बेस्ट मेटल्स होते हैं, सबसे बेस्ट धातु होती हैं जो सबसे ज़्यादा आघात वर्धे हैं, ठीक है, समझे ना। तो इसी कारण आप देखो, गोल्ड और सिल्वर की तो फॉइल हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार, सोना इतना महंगा है, चांदी इतना महंगा, तो इनको ये बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए सारा कंसंट्रेशन कहाँ आ जाता है? एल्यूमिनियम के ऊपर। तो एल्यूमिनियम सबसे बेस्ट आघात वर्धे धातु आप बोल सकते हो, इसी कारण उससे खाने को पैक करने वाली जो फॉइल होती है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि एल्यूमिनियम जो है वो खाने की फॉइल में क्यों यूज होता है, तो आप लिख दोगे क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? एक आघात वर्धे धातु है, आघात वर्ध्यता। अच्छा, जब आंसर लिखोगे ना तो आंसर में प्रॉपर्टी भी लिखोगे, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी, मतलब ये भी लिखना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन समझे, ठीक है। चलो, तो धातु आघात वर्धे होती हैं, वहीं जो अधातु होती हैं ये आघात वर्धे नहीं होती हैं। इनको अगर हम किसी भी भारी चीज से मारेंगे तो ये टुकड़ों में टूट जाती है, टुकड़ों में, ठीक है। इस गुण को हम भंगुर बोलते हैं, भंगुरता, ठीक है, यानी कि धातु क्या होती है? भंगुर होती है। भंगुर का मतलब किसी चीज से मारो तो वो टुकड़े हो जाना, जैसे शीशे को मारोगे, कांच को तोड़ोगे तो टुकड़े हो जाएंगे उसके, तो इस जो टुकड़े होते हैं ना, जो टुकड़े होने का जो गुण होता है उसे भंगुर बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो, इतना हो गया। तन्यता एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, ठीक है, तन्यता एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। देखो, तन्यता, धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या होता है? धातुओं को आप यूं करके लंबा लंबा खींचते चले जाओगे, जैसे च्युइंगम होती है, च्युइंगम को हम ऐसे खींच सकते हैं, उसी प्रकार धातुओं को भी हम बिल्कुल लंबा लंबा ऐसे करके खींच सकते हैं। जिस गुण के कारण खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं, ठीक है। तो तन्यता किसी भी धातु का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण इसे हम खींचकर पतले पतले तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। तार समझते हैं ना, जो कॉपर वाले वायर होते हैं, वो बोल रहा हूँ। तो इससे पतले पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस गुण को हम क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। सिल्वर बेस्ट एग्जाम्पल है, गोल्ड बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको 1 ग्राम जो सोना होता है उसे 2 किलोमीटर तक तन्य किया जा सकता है, मतलब खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। सोचो कितना तन्य होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखो ध्यान से, तन्यता बता दी मैंने आपको। अधातु जो होती हैं अगेन तन्य नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी आपको देखने को इसमें मिलेगी ना, वो उसमें नहीं मिलेगी यार, ठीक है। चलो, भौतिक अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भौतिक अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, डेफिनेटली आता है। तो भौतिक अवस्थाएं, धातुएं ज्यादातर जो भौतिक अवस्था होती है इनकी, वो ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। सभी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में रहती हैं, एक्सेप्ट अभी बात करी थी पीछे, मरकरी, ठीक है। जो हमारा मरकरी होता है, मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा मरकरी होता है Hg, ये कभी भी इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। ये हमेशा जो सामान्य तापमान होता है, रूम का जो साधारण तापमान होता है, उसके ऊपर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। मैंने पीछे बोला था ना कि कौन से तत्व में, मैंने वहां तत्व बोला था। क्वेश्चन में अगर ये लिखा है कि कौन सी धातु साधारण तापमान पर या सामान्य तापमान पर द्रव होती है, तो आप मरकरी लिखेंगे, ब्रोमीन मत लिख देना, क्योंकि ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। चलो, तो ध्वनिक चमक पे आते हैं। अच्छा, अधातु जो होती हैं ये तीनों ही अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, सल्फर हो गया, ये सब अधातुएं हैं, ठीक है, क्लियर है ना। कार्बन वगैरह हो गए, सब ठोस में पाए जाते हैं, और द्रव अवस्था में पाने वाले ब्रोमीन हो गया, तो जो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, चमक, तो धातुएं, चमक क्या है भाई? चमकीला वो होना, ठीक है, चमकीला होना। तो धातुएं चमकदार होती हैं हमेशा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, धातुएं हमेशा चमकदार होती हैं। अधातु कभी भी चमकदार नहीं होती, एक्सेप्ट वन,
एक को छोड़कर कभी भी धातुएं चमकदार नहीं होती, और वो जो चमकदार धातु है उसका नाम होता है आयोडीन। ठीक है, इसका नाम आप लिखेंगे आयोडीन, कैपिटल आई। ठीक है, इसको हम कैपिटल आई से दर्शाते हैं। आयोडीन इकलौती ऐसी अधातु होती है जो चमकदार होती है। ज़्यादातर धातुएं चमकदार होती हैं, अधातु चमकदार नहीं होती, किसको छोड़कर? केवल आयोडीन को छोड़कर। इन्हीं के ऊपर सवाल बनते हैं यार अच्छे, देखो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी धातु है जो चमकदार होती है, तो ये अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, भौतिक गुण तो आपको करने ही करने हैं, उसके साथ ये एक्सेप्शंस जो होती है ना, जो थोड़ा अलग तरीके की चीज़ें दिखाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, आयोडीन हो गया। ध्वनिक, ध्वनिक क्या होता है? किसी भी धातु को अगर आप किसी हार्ड चीज़ से मारोगे तो वो ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे हमारे स्कूल में जो बेल होती है हमारी, उसमें वो पूरा वो लगा देते हैं ना, पूरा मतलब मेटल का ही बना होता है, जो भी लगाते हैं वो जो बेल होती है मेटल की तो होती है, तो उसके अंदर जब हम किसी भी हार्ड चीज़ से उसको मारते हैं तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो धातुएं ध्वनिक होती हैं, अधातु ध्वनिक नहीं होती हैं। ठीक है, बस ये हो गया। नेक्स्ट, ऊष्मा और विद्युत का संचालन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ना उनको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत का संचालन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, वो ध्यान से सुनो। अब देखो, ऊष्मा और विद्युत का संचालन जो है धातु सबसे अच्छा करती हैं। ठीक है, धातु जो होती हैं बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छे संचालक होते हैं ये, या सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। ऐसा होता क्यों है, इसका जो रीज़न पढ़ोगे ना वो आप 10th क्लास में आके पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको यहीं बता देता हूँ, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक मात्रा में होती है। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो फ्री होते हैं, आराम से, कोई मतलब नहीं होता उन्हें दुनियादारी से, आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। इनके पास इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से मूव नहीं कर सकते, इस वजह से ये मतलब ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इतना अच्छा संचालन नहीं करते। किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर। यहाँ पर भी जो मैंने आपको बोला कि एक एक्सेप्शन जरूर आएगी, एक्सेप्शन ही याद रखना। यहाँ पर ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो ग्रेफाइट इकलौती ऐसी धातु होती है जो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। ग्रेफाइट पाया कहाँ जाता है? जो हमारी पेंसिल की लीड होती है ना, जिससे हम लिखते हैं ब्लैक वाली, वो ग्रेफाइट से बना होता है। उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, विद्युत चला सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रंग, देखो धातुएं जो होती है ना ज़्यादातर ग्रे कलर में आती हैं, ज़्यादातर ग्रे कलर में आती हैं। ठीक है, ज़्यादातर, लेकिन जो गोल्ड और कॉपर है उसको छोड़कर। कॉपर जो होता है वो थोड़ा ब्राउन टाइप में होता है, ठीक है, थोड़ा भूरे रंग का होता है, और जो गोल्ड होता है वो तो आपने देखा ही होगा पीले रंग का होता है। और ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो ग्रे कलर की होती हैं, ग्रे कलर में। ठीक है, सिल्वर कलर में आप बोल सकते हैं उसको। धातु जो होती हैं वो बहुत सारे कलर में भी होती है, येलो भी होती है, जैसे सल्फर है वो येलो होता है, फॉस्फोरस लाल रंग का होता है। ठीक है, वाइट रंग का भी होता है फॉस्फोरस। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर रंग आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया, ये नई चीज़ थी। देखो, रंग कोई नहीं बताता, इसको ध्यान रखना इस चीज़ का, रंग के बारे में। अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आए तो ये सब लिख देना उसमें, 5 नंबर में सब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ, लेकिन सही लिखना है, गलत मत लिख देना बस, कहीं तुम इसका इसमें लिख दो पूरे नंबर ले आओ, फिर मेरे को बोला आके। ठीक है, चलो। कठोरता, तो धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, हमेशा कठोर होती हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि धातुएं हमेशा कठोर होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। ठीक है, 2 कौन कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जिनको आप नॉर्मल सामान्य तापमान पर चाकू से भी काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं वो। ठीक है, तो धातुएं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, किसको छोड़कर? सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, और पोटेशियम का होता है K। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुएं कैसी होती हैं? सभी धातुएं कठोर होती हैं। ये धातुएं इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ऐसे कौन सी 2 धातुएं हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हो, तो आप नाम लिख दोगे सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, बाकी सारी धातुएं सॉफ्ट होती हैं जनरली। ठीक है, मतलब नॉर्मल मुलायम होती हैं, ये बात आप ध्यान रखना। कठोरता, घनत्व पे आते हैं। देखो, घनत्व जो होता है, जो धातुएं होती हैं ये ज़्यादा घनी होती हैं, इनका जो घनत्व होता है, घनत्व समझते हो ना? घनत्व का मतलब होता है कि एक स्पेस के अंदर, किसी भी एक जगह के अंदर कितनी चीज़ें भरी हुई हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें भरी हुई हैं, डेंसिटी बोलते हैं इसको, मतलब वो कितना घना है। हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ इतनी घनी है, ये चीज़ इतनी हल्की है, तो वो जितनी, मतलब जो चीज़ कितनी घनी है ना, वो बताता है हमें घनत्व। ठीक है, तो जो धातुएं होती हैं वो ज़्यादा घनी होती हैं, और जो मेटल होते हैं वो इतने घने नहीं होते। इसमें भी आयोडीन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आयोडीन इकलौती ऐसी अधातु होती है जो घनी होती है। ठीक है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक लास्ट और लिख लो यार आप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक। ठीक है, गलनांक और
क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेप्ट इन दोनों को छोड़कर। या एक और धातु होती है जिसको हम गैलियम बोलते हैं। देखो गैलियम ना इतना सॉफ्ट होता है, या ऐसे कह लो कि इतना कम उसका गलनांक होता है कि अगर आप उसे अपनी हथेली पर ऐसे रख दोगे ना तो वो उड़ जाएगा, ठीक है, इतना वो कम होता है वो, ठीक है। तो जो गैलियम वगैरह होते हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको हम अगर हम नॉर्मल सामान्य तापमान पर ले आएँ तो वो उड़ जाते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, किसको छोड़कर, गैलियम को छोड़कर। अधातुओं के जो गलनांक होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ये इजीली उड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायमंड को छोड़कर, कठोरता के अंदर अगर आप देखोगे तो कठोरता में आप डायमंड का एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर भी हीरा, ठीक है, यहाँ पर आप डायमंड लिख सकते हो। जो डायमंड है आपका, जो हीरा है हमारा, वो बहुत कठोर होता है, या ऐसे कह लो कि दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे कठोर तत्व मिला है तो वो हीरा ही है, ठीक है। दुनिया का सबसे कठोर तत्व हीरा ही है, ठीक है। और हीरा क्या होता है, एक अधातु होती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ भौतिक गुण थे। इसके बाद मैं आपको उपधातु तो ऐसे समझा देता हूँ। देखो उपधातु ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो धातुओं के भी और अधातुओं के भी दोनों के गुण दर्शाते हैं, समझे। उपधातु कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के ही गुणों को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से आपको जितना भी इस वीडियो के अंदर हुआ है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी जो यौगिक है और जो मिश्रण है उसके बारे में करेंगे सारा, ठीक है। यौगिक के अंदर, और क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस आता है यार, आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यौगिक और मिश्रण का डिफरेंस, मतलब जो अगली वीडियो होगी वो पूरी यौगिक और मिश्रण के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है। फिर इस चैप्टर की मैं कम से कम 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, और कुछ छोड़ा तो मैंने है भी नहीं। पूरे 10 गुण मैंने आपको बताया, कोई नहीं बताता इतने, तो अब नॉर्मली बता देते हैं कि भाई ये है, उसमें उल्टा लिख देना, नहीं, ठीक है। हमें डिटेल में करना है हर चीज़ और अच्छे से करनी है, ठीक है। साइंस को मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, साइंस को कभी भी थ्योरी के सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ना। कहीं रट्टा मारने के लिए पढ़ोगे, नंबर लाने के लिए पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही साइंस पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। नहीं तो छोड़ दो, बस नंबर ले आओ, रट्टा मार के चले जाओ, एग्जाम में नंबर ले आओ। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बोल रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट है तो डिटेल में जाने की कोशिश करो हर चीज़ की, तभी साइंस में मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आता साइंस में, ठीक है। चलो, तब तक के लिए पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।